पर्वतराज हिमालय की वादियों से पुनः हम लोग 15 क्वेश्चन के महासमर के लिए प्रस्तुत हैं और बिना किसी देरी के एक प्लेटफॉर्म में हम इन 15 क्वेश्चंस को विद इन 10 मिनट्स समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और शुरुआत के जो 2-3 क्वेश्चंस होंगे लाइन टू लाइन क्वेश्चन, जो आपके उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन आते ही आते हैं, उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, सबसे अधिक स्टेट्स को स्पर्श करता है, वो जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों को, यूपी का जो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है वो 4 राज्यों को, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड को, जबकि सहारनपुर जिला जो है वो भी यूपी का जो सहारनपुर जिला वो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा। एक बार पुनः याद रख लीजिए, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, 4 राज्यों को, और जबकि सहारनपुर जिला 3 राज्यों को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बैक ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, बिना किसी संदेह के आपको इसको रखना है। ये वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। और बनारस में इसके साथ ही इंडियन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर भी है। भारतीय साग भाजी अनुसंधान केंद्र, सब्जी अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर है? बनारस में है। बनारस में ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखने, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी और इंडियन वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वो भी कहाँ पर है? बनारस में है। इस बात को आप याद रखिए। और बनारस काशी विश्व की सबसे प्राचीनतम जीवंत नगरियों में से एक है। काशी, जिसे भगवान शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ माना जाता है। काशी, जहाँ पर वरुणा, अस्सी और गंगा नदियाँ बहती हैं। बाद में इसकी चर्चा करेंगे। अब तो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूपी की कुल जनसंख्या में एससी और एसटी का कितना % है? तो यूपी की जनसंख्या में जो एससी का प्रतिशत है वो 20.7, 20.7%, जबकि एसटी मात्र 0.6% प्रतिशत है। और पूरे भारत में सर्वाधिक एससी की आबादी कहाँ पर है? यूपी में है। जबकि सर्वाधिक एसटी की आबादी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। याद रखना है, यानी कि एससी की सर्वाधिक आबादी उत्तर प्रदेश में है, जबकि प्रतिशतता सर्वाधिक कहाँ पर है? पंजाब में है। सबसे ज़्यादा प्रतिशतता परसेंटेज एससी का कहाँ पर होगा? पंजाब में। जबकि एसटी यूपी में मात्र 0.6% है। और एसटी की सर्वाधिक आबादी आपका मध्य प्रदेश में है, जबकि एसटी का सर्वाधिक परसेंटेज मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में सर्वाधिक एससी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या और प्रतिशतता वाले जिले कौन से? रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आने ही आने। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो सीतापुर है। क्रम से याद रखेंगे, सीतापुर, फिर इलाहाबाद, हरदोई और आजमगढ़। यानी कि सर्वाधिक आबादी वाले जिला जो एससी के हैं, सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़। जबकि सर्वाधिक जो प्रतिशतता है, परसेंटेज है, वो कहाँ पर है? कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट, आप जानते हैं। तो सर्वाधिक आबादी आएगा तो सीतापुर करेंगे, सर्वाधिक प्रतिशत पूछेंगे आपसे तो आप कौशाम्बी करेंगे। नंबर 1 पे कौशाम्बी है, उसके बाद सीतापुर है, फिर हरदोई और फिर उन्नाव है। कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव। जबकि सबसे कम जनसंख्या एससी की कहाँ पर है? बागपत में। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? सीतापुर में। सबसे कम बागपत, फिर श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर और महोबा। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रटना है, पॉपुलेशन संबंधित है। यूपी की जनगणना से एसटी शेड्यूल टाइप से संबंधित क्वेश्चन है। यूपी में सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या और प्रतिशतता किस जिले में है? तो सर्वाधिक एसटी की जो जनसंख्या है और जो प्रतिशत है वो दोनों कहाँ पर है? सोनभद्र में है। एक ही ऑप्शन होगा इसका, सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक प्रतिशत दोनों एसटी की कहाँ पर है? सोनभद्र में। तो सर्वाधिक जनसंख्या सोनभद्र, उसके बाद बलिया, फिर देवरिया। और सबसे अधिक जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो भी सोनभद्र का है, फिर ललितपुर, फिर देवरिया। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या सोनभद्र में एसटी की, सर्वाधिक परसेंटेज एसटी का सोनभद्र में, और सबसे कम प्रतिशतता कहाँ पर है और सबसे कम आबादी कहाँ पर है? बागपत में है। कहाँ पर है? बागपत में है। फिर उसके बाद कन्नौज और बदायूं में। और यूपी की जो सर्वप्रमुख एसटी है उसमें थारू और गोंड समूह। थारू एकमात्र ऐसी एसटी है जो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? थर्ड एंग्लो मराठा वार के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो उसका आंसर आपको याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग। 1817 टू 1818, 1817 से 1818 के बीच में जो तीसरा थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके समय लॉर्ड हेस्टिंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, जबकि सेकंड जो हुआ था उस समय लॉर्ड वेलीजली और पहले के समय वारेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में
जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? आप ये जानते हैं जातीय सरकार की स्थापना 1942 में हुई थी और सतीश सावंत के नेतृत्व में बनी थी। और यूपी के बलिया में भी ऐसी पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी, बलिया, सतारा, तामुलक और मिदनापुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो सरकारें बनी थी जब भारत में 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई से गांधी जी ने स्टार्ट किया। ग्वालियर टैंक मैदान जिसे आज अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहां से स्टार्ट हुआ? आंसर विल बी 9 अगस्त 1942 इन ग्वालियर टैंक स्टेडियम, मुंबई। और गांधी जी ने करो और मरो, डू और डाई का नारा यहीं पर दिया था। उसी के दौरान, उस मूवमेंट के दौरान कुछ पैरेलल गवर्नमेंट बनी जिसमें सतारा, तामुलक, बलिया महत्वपूर्ण स्थान थे। इसमें सबसे लंबे समय तक चलने वाली गवर्नमेंट कहाँ की थी? सतारा की थी। और यूपी में कहाँ पर? बलिया में। और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। जबकि बंगाल के मिदनापुर में जो जातीय सरकार बनी थी 1942 में सतीश सावंत के नेतृत्व में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत तेजी से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी का मेन कारण क्या था? भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना किस गैस के रिसाव से हुई थी? तो आप सब जानते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। बार बार क्वेश्चन आता है, रट लो इसको, बैक ईयर क्वेश्चन से अगली बार फिर एग्जाम में आएगा। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट 3 दिसंबर 1984। डेट भी पूछते हैं 3 दिसंबर 1984। बेसिकली 2 दिसंबर और 3 दिसंबर की रात को। तो 3 दिसंबर 1984 की सुबह एक ऑप्शन चुनना होगा तो 2 नहीं करेंगे, आप आंसर करेंगे 3 दिसंबर 1984 यूनियन कार्बाइड प्लांट में। किस प्लांट में हुई थी? यूनियन कार्बाइड प्लांट में। और आज भी भोपाल गैस पीड़ित अपने न्याय के लिए और अपने उस संघर्ष के लिए दर दर भटक रहे हैं। उसमें हजारों लोगों की असमय मौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन संबंधित आर्टिकल कौन सा है? इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस आर्टिकल से होता है? तो आप सब जानते हैं इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, अनुच्छेद 263। और इसकी पूरी व्याख्या आप मेरे संविधान वाले वीडियो से पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना राष्ट्रपति स्थापना कर सकता है आर्टिकल 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल्स। और इसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है? जो सेंट्रल और स्टेट के बीच डिस्प्यूट होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का समाधान तथा परस्पर सहयोग करने हेतु इसकी स्थापना की जाती है। सरकरिया आयोग की सिफारिश के अनुकरण में 28 मई 1990 को गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब और कहां पर की गई? रानी झांसी नेशनल मैरीन पार्क 1996 अंडमान निकोबार आइलैंड्स। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड में है। 1996 में हुआ था। और इसी के साथ महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क भी आएगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा? अंडमान निकोबार होगा। और अंडमान निकोबार की जो प्रमुख जनजातियां उनको भी याद कर लीजिए। यहाँ पर ओंगे, सेंटिलीज, सैम्पेन, अंडमानी, ये बहुत प्राचीनतम, जारवा भारत की सबसे प्राचीनतम ट्राइब्स मानी जाती है जो कि अंडमान निकोबार में भी निवास करती है। और अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं। भारत में MP और अंडमान निकोबार ही 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक नेशनल पार्क हैं, 9 नेशनल पार्क। राज्यपाल की नियुक्त कौन करता है? गवर्नर की नियुक्त कौन करता है? सब जानते हैं, राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 155 के द्वारा गवर्नर की नियुक्ति आती है। गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। हालांकि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति इसको हटा सकता है या उसके बाद भी उसको बनाए रख सकता है, लेकिन राष्ट्रपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। यूपी की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। और वर्तमान में यूपी की जो गवर्नर है वो भी आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, बार बार आता है, घटिया क्वेश्चन रटना है। तो पहला जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को। पहली बार कब मनाया गया? 5 जून 1973 को। विश्व का जो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 1972 में हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहां पर हुआ था? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 1972 में पहला पर्यावरण सम्मेलन। और उसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे। और उसी के कारण 1 साल बाद 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। और भारत ने भी 1986 में अपना पर्यावरण अधिनियम, जो राष्ट्रीय पर्यावरण एक्ट है हमारा, राष्ट्रीय पर्यावरण अधिनियम कब आया गया? 1986 में। EPI एक्ट, जिसे हम अम्ब्रेला एक्ट भी के नाम से भी जाते हैं, छाता विधान के नाम से भी जानते हैं, जो आया हुआ क्वेश्चन भी है। अम्ब्रेला एक्ट, छाता विधान, MP में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं।
फेरोमोन्स सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन है, बैक ईयर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन से। कीटों द्वारा उत्सर्जित होता है। कीट इसको करते हैं फेरोमोन्स, विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने के लिए, फेरोमोन्स कीटों के द्वारा। अब कुछ मैचिंग में भी आता है आपका, सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था? तो 2001 में। सब पढ़ें सब बढ़े, और इसी के तहत आप जानते हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे उनको कंपलसरी और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए जो प्रावधान आया था वो आर्टिकल 21 में। और 1 अप्रैल 2010 से भारत में पूरे देश में सर्व जो आपका RTE एक्ट वो लागू हुआ है। हाँ, अगर मिलाने को आएगा तो सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत 2009 में आया, 2009 में आया था, और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में। मैचिंग के लिए आता है, याद कर लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987। और लास्ट क्वेश्चन, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा रफीक जाकरिया। और दुगने जो उसके साथ लगे रहिए, सिलेक्शन होना तय है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।